Hi guys, welcome back. Welcome back to the another part of this class. That is method of inquiry in psychology. कैसे हैं आप सब? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे क्या चल रहा है? कैसे हो? एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है? क्लास कैसी चल रही है? स्कूल कैसा जा रहा है? कितना मजा आ रहा है बारिश में? बार जैसे यू टर्न मारा मैं कुछ पहले तक तुम्हें कल तक मैं कह बारिश नहीं हो। अब दिल्ली में एवरीडे बारिश ही हो रही है ना। ये बहुत अच्छी बात है। इंद्र बहुत है अभी कि हमारे दिल्ली में बारिश हो। हाँ, तकलीफें भी होती हैं बट जरूरी है। बारिश होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर का आता है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। कैसे हो तुम सब? कैसे हो है? कैसे हो तुम सब? हाँ, जिंदगी कैसे? मैं अगर ये सवाल पूछूंगी बहुत लोग मुझे चल रही। दो इट्स नॉट अ लाइव क्लास, आई नो नॉट अ लाइव क्लास, बट ऑफ देम वुड बी। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं तो दीदी चल रही है, कट रही है, चला रहे हैं ना, कैसे कैसे चला रहे हैं। चलाओ मत कैसे कैसे। और लाइफ इज वेरी प्रेशियस है, बहुत कीमती है, बहुत प्यारी है, बहुत अनोखी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए ना। तो वही करो, चेरिश करो। कल हो ना हो से क्या सीखते हो? हाँ, ना हो से क्या सीखते हो? तो मुस्कुराओ जी, क्या पता कल हो ना हो। जियो, अच्छे से जियो, आज का दिन अच्छे से जियो। मत जियो यार। अभी क्या करेंगे, कल के टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, टेंशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे इंस्टाग्राम पे रील करनी है, एक बैकलॉग खत्म करना है। बाहर भी दुनिया, बाहर भी कुछ बात क्या है, सबसे पहले क्या मायने रख, अपने ऊपर फोकस करना सीखो, अपने आप को थोड़ा टाइम देना। यार अभी से इतना तुम प्रेशर लोगे तो कैसे चले। हाँ, तो अच्छा खासा अपना स्कूल का टेंशन में बिता दोगे। आज असाइनमेंट दे दिया, आज किसी ने टेस्ट दे दिया, आज किसी ने एग्जाम का सिलेबस, बस करते रह जाओगे पूरी जो है। खूब जियो अच्छे से, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, ऑन दैट गुड नोट, स्वीट नोट, आप लोगों का हमारे 6th पार्ट में बहुत 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 स्वागत। यस आई नो ये चैप्टर बहुत लंबा जा रहा है, बट बिकॉज ये बात समझो, चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी। इस चैप्टर से क्वेश्चन तरीके आ सकते हैं, तो ये बात तुम समझ। जैसा कि तुम जानते हो, हम लोग इस चैप्टर में अब तक बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, और जितना हमने कवर किया है उस मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है। क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। 4-6 मार्क का अगर पूछोगे, गोल्स क्या है साइंटिफिक इंक्वायरी के, स्टेप्स क्या है साइंटिफिक इंक्वायरी के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मैंने कहा ना, डायरेक्ट। ठीक है। उसके अलावा मैंने फिर तुम्हें बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने अपन लोगों ने डिस्कस किए थे, है ना। जैसे पहले तो हमने डेटा डिस्कस किया था कि डेटा क्या होता है, डेटा इज व्हाट, डेटा इज अ इंफॉर्मेशन, है ना। तो डेटा हमने डिस्कस किया था, हमने बहुत सारी मेथड सीखे थे जिससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन सीखा था, हमने लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट सीखा था, है ना। तो जैसा कि हमारी परंपरा है, परंपरा अनुशासन परंपरा अनुशासन शासन का कुछ था ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। हाँ हाँ हाँ, ये था ये। तो डायलॉग मुझे सारे याद है, वो बस थोड़ा सा मैं ऐसा ना सीक्वेंस नहीं बन पाता। हाँ, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, जैसे वो हमारा है हमारी भी क्लास का। हम लोग जैसे अपन लोग एक बार रिकैप करेंगे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा। जैसा जानते हो लास्ट क्लास हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मेथड पे पूछा था। तो हमने लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, है ना। एक्सपेरिमेंट जैसा कि तुम क्या बताया, जैसा कि तुम साइंस में पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दो केमिकल को मिला के है ना। तो बनाने का एक्सपेरिमेंट क्या होगा या अब करोगे 9th में,
के बाद ऐसे-ऐसे तुमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो ना, बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करते हो, मैथ्स का भी एक्सपेरिमेंट अब होता है, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो एक्सपेरिमेंट तुम करते हो। साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट इज समथिंग डिफरेंट। साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में हमारा मेजर फोकस क्या होता है, मैंने क्लास क्लास में क्या बताया था, हम लोग दो चीजों के बीच में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि वजह ए की वजह से बी होता है, बी के ऊपर ए का इफेक्ट, हम ये यहाँ पे समझ, ठीक है। तो अगर मुझे ये समझना है कि टेम्परेचर की वजह से तुम्हें क्या आता है, तो टेम्परेचर टू एंगर, है ना, हाई लेवल ऑफ एंगर, अगर मुझे ये समझना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंगर, है ना, तो ये चीज अगर मुझे समझ, तो मैं तुम्हें हैक क्या बताया था, मैंने तुम्हें हैक बताया था द इफेक्ट ऑफ, तो ऑफ के बाद जो भी चीज होगी वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ऑन के बाद जो चीज वो होगा डिपेंडेंट। आया हैक मैंने बताया, मैंने क्या बोला, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंगर, का इफेक्ट टेम्परेचर किस पे, एंगर का इफेक्ट हुआ टेम्परेचर, तो मैं टेम्परेचर के वेरिएशंस बताऊंगी, तो मैं हाई टेम्परेचर में डाल दूं, तो मैं लो लो मतलब मैं एसी वाले रूम में डाल दूं, किसी को मैं गर्मी वाले रूम में डाल दूं, और फिर मैं तुम्हें कुछ काम दूं, और फिर मैं तुम्हारा देखो कि तुम्हें कितना गुस्सा आता है ना? एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, हाँ, समझने के लिए कि हाँ टेम्परेचर से भी गुस्सा हो आता है, इस बात को समझने के लिए कि टेम्परेचर से गुस्सा आता है, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। अब मैं एक्सपेरिमेंट करने की क्या क्या चाहिए, वेरिएबल, दो वेरिएबल, ज्यादा भी लगता है लेकिन बेसिक दो है। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है, ऑब्जेक्ट नहीं, जो वेरी, पेन वेरिएबल है नहीं, लेकिन पेन के साइज, पेन के कलर्स, है ना, पेन का जो निब इंक जो वो होता है, ये सब वेरी करता है। वेरी मतलब टाइप्स, ये टाइप्स है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे कॉफी, कॉफी क्या वो है, मतलब कॉफी क्या ऑब्जेक्ट है, हाँ वो ऑब्जेक्ट है, बट क्या उसको हम वेरिएबल बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। कॉफी को तुम वेरिएबल कैसे बनाओ, ज्यादा, कम, है ना, उसके मेजर्स होते हैं ना, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, लाइक दैट, तो वैसे हम उसको वेरी कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। फिर हमने दो तरीके के मेजर वेरिएबल्स की बात की थी, क्या सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, या साइकोलॉजी एट्रीब्यूट, साइकोलॉजी एट्रीब्यूट होते हैं, इंटेलिजेंस, ज्यादा इंटेलिजेंस, कम इंटेलिजेंस, एवरेज, है ना, ये भी पढ़ा था। अब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, अच्छा एक बात बताओ, आगे तो मैं जाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ, जितना मैं तुम्हें अभी पढ़ा रही हूँ, ये मैंने तुम्हें अच्छा 10 चैप्टर्स का ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्या तुम इसे रिवाइज कर रहे हो, कि रिवाइज कर रहे हो या नहीं। देखो, अगर रिवाइज नहीं, तो हमें हर क्लास में मैं अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आई विल क्लैप फॉर योर। लेकिन अगर तुम नहीं कर रहे हो तो मेरी बात समझ, बात को मैं कर कर तुम्हें बात बता दूं, मैं तुम्हें हर क्लास में, तो मैं तो अपना काम कर दूं, मैं अपने तरफ से अपना ना 100% में 100% तुम्हें क्वेश्चन पा रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, आ सकता है, सब कुछ मैं बताती हूँ। लेकिन अगर तुम लिखने के दौरान ना, अगर किताब खोल के या कॉपी, पेन पेंसिल लेके उसको नोट डाउन नहीं करोगे, क्लास नहीं देखोगे, क्लास को 2x की या 3x की स्पीड में देखोगे, 1 घंटे की क्लास को 4 घंटे की क्लास बना के, तुम अपना टाइम वेस्ट, मैं बहुत ऑनेस्टली अपना बता, ठीक है, बात को समझो। 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा 5 मिनट मैक्स होती है, ठीक है। कभी कभी 10, जैसे लास्ट क्लास मुझे पता है 1 घंटा 8-9 मिनट हो गई थी, बट क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एक्सपेरिमेंट में वजह से टॉपिक कंप्लीट करवाना, अगर तुम्हें लगा भी हो तो उस फास्ट भी मैं ज्यादा बात आप लोगों से करी, लेकिन टॉपिक इम्पोर्टेंट था, और वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, के ऊपर मैंने आपको सामने से कहा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक सिचुएशन तुम्हें दे देंगे, ये रिसर्चर है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है,
अब इसमें बताओ इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तुम्हें जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन कैसे बनाओ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में मैं दिखा भी देती हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं बता रही हूँ ना क्वेश्चन। अ रिसर्चर इज स्टडीइंग द रिलेशनशिप ऑफ साइक्लिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ पीपल। अब इसमें तुम बताओ रेलेवेंट हाइपोथेसिस क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करोगे। अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का कॉन्सेप्ट ही नहीं तो तुम कैसे इस क्वेश्चन को। आधे बच्चे लिख देंगे स्पीड ऑफ साइकिलिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी बच्चे लिख देंगे प्रेजेंस ऑफ पीपल जो है वो इंडिपेंडेंट। मैं कह रही हूँ कॉन्सेप्ट समझो, तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ उसको जितने पढ़ाया साथ साथ पहली बात तो देख। अगर नहीं देख पा रहे, आई नो, बिकॉज मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग पर डालती हूँ बिकॉज आई नो आपका शेड्यूल है, आपका शेड्यूल मेरे टाइम से मैच नहीं करेगा, तो मैं रिकॉर्डिंग में बना देती हूँ, आप अपने टाइम पे देख लो। देखना तो पड़ेगा ना। अगर साइकोलॉजी 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 इज ऑल अबाउट यू, इज ऑल अराउंड यू। मैं जानती हूँ आप ही के आजू बाजू की चीज हम लोगों से लिख पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ कि ना, पढ़ना पड़ेगा ना। तो आपको बार बार बोल तो आपको नहीं, कहीं भी ऐसा लगा कि कुछ सर के ऊपर से निकल, नाक से ऊपर से निकल, ऐसा कहीं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें, वही मैं रिकैप में करवा रही थी, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, जिसको रिसर्चर अपने तरीके से तोड़ मरोड़ सकता है, जिसका इफेक्ट हम वेरिएबल पे देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कॉज, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका कॉज होता है कि का इफेक्ट हम दूसरे वेरिएबल पे देखना चाहते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हुआ है, का कॉन्सिक्वेंस हो। डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रिजल्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही लिखा हुआ है यहाँ। सिंपल है और कुछ समझ में आई बात। अब क्या तुम्हें, मैंने तुम्हें याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ही सिर्फ होते हैं क्या? मतलब तुम और सिर्फ तुम्हारे दोस्त ही हैं या और कोई भी हो। मान लो तुम हो ए, तुम्हारा दोस्त है बी। अब तुम दोनों जो हो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हो, ठीक है, हमेशा रहते हो। तुम हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तुम्हारा दोस्त हो गया डिपेंडेंट। लेकिन क्या लोगों की दोस्ती में कोई पर्सन ऐसे ऐसे दरार लेके नहीं आ सकता और वो इसके साथ दोस्ती मनाने की कोशिश नहीं करेगा, करेगा। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो रिश्ते में एक आ जाता है एक और वेरिएबल जिसका नाम ही है एक्सट्रीनियस वेरिएबल। क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बिना बताए, बिना भनक लगे हुए डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल, डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट दिखता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को अपने में इन्फ्लुएंस कर लेता है, अपने पावर में influence। तो ये है एक्सट्रीनियस वेरिएबल के पास की जो शक्ति है ना, उसके पास वो ये। हमारा काम क्या है एज अ रिसर्चर, हम एक्सट्रीनियस वेरिएबल को कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच बात कर रही हूँ, मैं यही देखना चाहती हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही इफेक्ट आए, और की वजह से। अगर किसी और की वजह से आ गया, दैट इज एक्सपीरियंस की वजह से, तो मुझे नहीं पता होगा कि वो वेरिएबल क्या हो सकता है। मैं तो अभी तक यही मान के चल रही हूँ कि टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ज्यादा गुस्सा आता है। मैं तो यही सोच के चल रही हूँ कि टेम्परेचर की वजह से गुस्से पे इफेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई और रीजन उठ के आ गया तो, और वेरिएबल आ गया तो फिर मैं क्या करूँ। टाइम में तो मैं प्रिपेयर भी नहीं। एज ए रिसर्चर हमारा काम होता है कि हम वेरिएबल को कंट्रोल करें। इस हिसाब से तुम्हारा भी काम रहेगा कि तुम सी को
अपने दोस्ती से दूर रखो। वैसे ही रिसर्चर भी यहाँ पर एक्सट्रीम वेरिएबल को कंट्रोल करके रखता है, जितना वो कंट्रोल, जितना मैंने समझाया था इतना तुम्हें समझ में आया था। फिर मैंने ये बताया था कि एक्सपेरिमेंट करने के ग्रुप्स चाहिए, ऐसा नहीं कि पर भी जाके एक्सपेरिमेंट, हमें 2 ग्रुप चाहिए होते हैं। तो एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो बच्चे होते हैं, वो बच्चा होता है जिसको चॉकलेट देते हैं। लेकिन कंट्रोल ग्रुप वो बच्चा होता है जिसको हम चॉकलेट नहीं देते, लेकिन उससे हम चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या ट्रीटमेंट, हम इस लैंग्वेज में बात करें, रिसर्च की लैंग्वेज, तो ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन क्या हम कंट्रोल ग्रुप को देते हैं? नहीं, नहीं। तो हमारा मेन स्टडी का जो वो है, टॉपिक है, मतलब मेन स्टडी का जो एरिया है, ग्रुप है, वो कौन होता है? एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप, अब तुम बोलोगे तो दीदी अगर एक्सपेरिमेंटल ही होता तो हम कंट्रोल के लिए करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल ग्रुप में कंपेयर कर सकते, कंपैरिजन के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अगर मुझे ये देखना है कि तुम ज्यादा अच्छे हो पढ़ने में या तुम्हारा दोस्त अच्छा है पढ़ने में, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना, कि कौन ज्यादा अच्छा है पढ़ने में। पढ़ते हो नेक्स्ट टॉपर से, वो पढ़ता है पीडब्ल्यू से, है ना। अब मुझे ये देखना है तुम दोनों में से कौन अच्छा पढ़ता है साइंस में। एग्जाम्पल ले लो, तुम पढ़ते हो नेक्स्ट टॉपर से, हमारा दोस्त पढ़ता है पीडब्ल्यू से, और दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स, मान लो अकाउंट्स पढ़ते हो, ठीक है। अब अकाउंट्स पढ़ते हो, अब तुम दोनों का अलग अलग कोचिंग, अब मुझे ये देखना है कौन सी कोचिंग का अच्छे, कौन सा कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ता है। कंपैरिजन के लिए दो लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए ना। मैं कैसे मान लूं नेक्स्ट टॉपर बहुत अच्छा पढ़ाता है और पीडब्ल्यू पढ़ाता है? कंपेयर, कंपेयर करने के लिए, है ना। तो कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे वो कंपैरिजन का ही काम कर, और इसलिए वो हम कंट्रोल ग्रुप कंपैरिजन, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल, है। अब ये दो ग्रुप्स होते हैं, और दो ग्रुप्स पर हम ये देखते हैं का जो, अब मान लो टेम्परेचर का है ना। एक हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक हो गया कंट्रोल। अब कंट्रोल ग्रुप को मैं क्या करूंगी, लो वो देखूंगी, मतलब लो टेम्परेचर में मैं उनको रखूंगी, और एक्सपेरिमेंटल को मैं हाई में रखूंगी। या ऐसा कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल में हाई और लो में कर दूंगी, उसमें भी ऐसा होता है कि फर्दर आप उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दो। मतलब अभी के लिए ऐसा समझ लो, एक्सपेरिमेंटल को मैंने हाई टेम्परेचर और कंट्रोल को मैंने लो टेम्परेचर, और उनको मैंने कुछ काम दे दिया कि तुम ये इस टेम्परेचर में ही ये काम करना है, और मैं उनको कुछ ऐसा ऐसा कर रही हूँ कि जिसको गुस्सा है। तो अब मैं ये देखूँ को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर एक्सपेरिमेंटल को आ रहा है ज्यादा गुस्सा, मेरी मेरी स्टडी फुलफिल हो गई। मेरा तो यही था स्टडी का मकसद, मेरा तो यही ऑब्जेक्टिव था, यही मैं, मेरा सिद्धांत था, है ना। यही मेरा मकसद था कि भाई जिसका गुस्सा, जिसका टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, उसका भी ज्यादा होगा, और वो मेरा हो गया। यही चीज कंपेयर करने की कंट्रोल है जी। इसी के बाद हम लोगों ने बहुत चीजें पढ़ी थी, कैसे तुम कंट्रोल ग्रुप होते हैं, कौन कितने एक्सट्रीम वेरिएबल होते हैं, ऑर्गेनिज्मिक मतलब इंडिविजुअल रिलेटेड, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, है ना। तो को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे जिससे हम कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि पहले हम एक्सट्रीमियस वेरिएबल को मिनिमाइज, मतलब कंट्रोल कर लें जितना कर सकते हैं, एलिमिनेट कर दें, है ना, कुछ चीजों को अपने कंट्रोल में ले लें, कांस्टेंट रखें, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते उसको, कांस्टेंट सबके लिए रखें, है ना, कि वो बाकियों के लिए एक डिफरेंस का वो फर्क ना बने। ऑर्गेनिज्मिक है तो उस कोशिश करें कि क्या नाम है, दोनों ग्रुप में सेम लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट, तो ऐसे हमने बहुत सारे टेक्निक आप पढ़े थे। तो हम टास्क दे रहे हैं, का ऑर्डर हम चेंज कर दें, नहीं तो प्रैक्टिस इफेक्ट हो सकता है ना। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल समझो, जैसे प्री एंड पोस्ट, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो मान लो ऐसा मुझे कुछ करना है कि मेमोरी मुझे तुम्हारी चेक करनी है ना, या एकेडमिक परफॉर्मेंस मान लो तुम्हारा चेक करना है, लेक्चर मेथड से तुम्हारा एकेडमिक कैसा होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है। पहले मैंने तुम्हें लेक्चर दे दिया, पहले मैंने तुम्हारा एक एकेडमिक टेस्ट ले लिया, एक तुम्हारा जैसे साइंस का सब्जेक्ट, मैंने तुम्हारा साइंस का सब्जेक्ट पहले ले लिया, का टेस्ट ले लिया, ठीक है।
अब इसके बाद मैं तुम्हें अच्छी लेक्चर दूंगी, लाइक बहुत अच्छा वाला। प्रशांत सर पढ़ाते हैं, समृद्धि मैम पढ़ाती है, उस टाइप का मैं तुम्हें एक लेक्चर देती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने तुम्हारा लेक्चर ले लिया, अब फिर से मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूँ, वही सेम चीज, सेम टेस्ट लूँ। अब और फिर अब मैं तुम्हारा कंपेयर करूंगी तुम्हारा पहले में ज्यादा अच्छा टेस्ट करता कि बाद में अच्छा। बाद में ही अच्छा होगा कि तुम्हारा तुम्हारा मेथड ऐसा था। यही है मेरे स्टडी का वो कि लेक्चर मेथड यूज करने से हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस साइंस में अच्छा हो जाता है। हाइपोथेटिकल स्टडी, ठीक है, तो प्री एंड पोस्ट क्यों किया, कंपेयर करने। एक्सपेरिमेंट जब तुम कभी साइकोलॉजी में करोगे तो वो कंपैरिजन बेसिस पर ही होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको पहले मैं साइंस का दे दूं, है ना, पहले मैं साइंस दे सकती हूँ, प्री एंड पोस्ट है ना, साइंस के मैं कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे करके दे सकती हूँ, और दूसरे को मैं एक सीरियल वाइज दे सकती हूँ। ऐसे में क्या होता है, प्री में मैंने पहले दे दिया कि उसका मैंने टेस्ट का था सीक्वेंस, जैसे था मैंने बना था वैसे ही मैंने दे दिया। पोस्ट में मैं क्या करूंगी कि मुझे ऑलरेडी पता है इस इंसान ने पहले से ये टेस्ट दिया हुआ, तो उसको क्वेश्चंस याद होंगे, तो ये चीज भी हो सकती है कि क्वेश्चन याद है, मम्मी वो टेस्ट इजी कर लो। तो मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन पूरा ही चेंज कर, क्वेश्चन चेंज कर दूंगी, मतलब ऑर्डर चेंज, ऑर्डर चेंज हो गया। टी को हम बोलते हैं काउंटर बैलेंसिंग, जहाँ पे तुम सीक्वेंस चेंज कर, सीक्वेंस इफेक्ट जो होता है ना, प्रैक्टिस इफेक्ट कम करने के लिए हमें काउंटर बैलेंसिंग, और पार्टिसिपेंट को रैंडमली ग्रुप में असाइन कर दो, लेकिन ऐसे कि हर पार्टिसिपेंट के पास चांस, इक्वल चांस है कि वो अपनी एक ना किसी ग्रुप में वो पार्ट बन सकता है। ठीक है? फिर हमने इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ हमने क्या डिस्कस करा था कि एक एक्सपेरिमेंट जो है हमें अच्छा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दे सकता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल, लेकिन इसका हमने वो क्या पढ़ा था, वीकनेस तीन। सबसे पहला, क्योंकि इसको हम लैब सिचुएशन में करते हैं, तो ऐसी बहुत चीजें जो हम लैब में नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, कि हमें इसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। दूसरा, इसको हम जनरलाइज सब पे नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जिसको हम, अगर हमें कुछ समझना है के लिए हम हर चीज को लैब में नहीं पढ़ सकते, नेचुरल सेटिंग में भी पढ़ना पड़ता है, और सारे वेरिएबल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी के बाद इसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे ऐसे दो एक्सपेरिमेंट और आए थे, एक आया था फील्ड एक्सपेरिमेंट और एक आया था क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या करूं, मेरा पेन और मेरा, खैर, फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वाज़ाई में हमने क्या पढ़ा था। फील्ड मतलब जैसे मैंने, तुम्हें याद है मैंने बताया था, ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, है ना, नेचर में जाके हम करते हैं, रियल लाइफ में करते हैं, ना किसी मैनिपुलेशन, ये भी वही है। फील्ड एक्सपेरिमेंट मतलब तुम ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहे हो जो ऑलरेडी हो रहा है, जैसा हो रहा है कि मैं जाके एक्सपेरिमेंट करूँ, दैट वाज फील्ड एक्सपेरिमेंट। क्वाज़ाई क्या हुआ, अब कुछ ऐसे सिचुएशन जिसके बारे में तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि क्रिएट ही नहीं कर सकते, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं, नेचुरल डिजास्टर, या फिर किसी का तुम्हें हेल्थ डिजीज का वो एक्सपेरिमेंट, क्या किसी के अंदर वो हेल्थ को वो डालोगे, नहीं, एथिकली भी डाल, पहली बात तो एथिकल है नहीं, बात पॉसिबल भी। नेचुरल डिजास्टर, क्या तुम नेचुरल डिजास्टर क्रिएट कर सकते हो, भगवान तो नहीं है हम लोग ना, इंसान है। तो दैट्स व्हाई क्वाज़ाई भी एक एक्सपेरिमेंटेशन होता है, जहाँ पे ऑलरेडी जो, फॉर एग्जांपल मुझे साइक्लोन का एक्सपेरिमेंट समझना है, तो मैं क्या साइक्लोन अब क्रिएट करने बैठूंगी, साइक्लोन क्रिएट, है ना, तो लाइक नेचुरली तो आई कांट क्रिएट, और लैब में तो इट्स नॉट पॉसिबल आल्सो। तो कुछ ऐसी चीज हम लैब में कर सकते हैं और ना हम खुद डेवलप कर सकते हैं, जो ना हमारे कंट्रोल में है, तो हमारा होता है क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट। वहाँ के जो ऑलरेडी साइक्लोन से, फॉर एग्जांपल जो साइक्लोन से अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, उनको मैं ले लूंगी अपने एक्सपेरिमेंट का एज अ हिस्सा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस, और जिन्होंने साइक्लोन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं उनको कंपेयर एनालिसिस, गॉट इट, कोई डाउट तो नहीं है। एक्सपेरिमेंट मतलब कंपेयर, है, कॉज एंड इफेक्ट, तो मेरे वही मेन पर्पस है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, की वजह से ही, है ना। और दूसरा क्या है, देखो तुम लोग अपने घर लाइक डेली लाइफ में भी ऐसा करते होगे ना कि अरे यार ये हुआ ना इसी की वजह से ऐसा हुआ, मैं लेट हुआ ना इसी, ट्रैफिक हुआ ना इसी की वजह से मैं क्लास जाने में लेट,
है ना? तुम ऐसा करते हो ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या करता है उसको प्रूव कर देता है। तो वो सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, यही होता है। और फिर दूसरी तुम एक्सपेरिमेंट में पहली बात तो तुमने कॉज़ एंड इफेक्ट बता दिया, क्या तुम इसमें कंपेयर भी तुम्हारे लिए गॉट इट? समझ में आया? रिकैप हो गया? बस 1 मिनट का पानी का। ठीक है? अब जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं। एक था ऑब्जर्वेशन, एक है एक्सपेरिमेंट। अब जो तीसरा मेथड है, वो है कोड। और अब कोरिलेशन तुम्हें समझ में बहुत मजा आएगा, पूछो। तो इसीलिए क्योंकि और तुम्हें रिलेशनशिप बहुत अच्छी लगती है ना? देखो साइकोलॉजी में पढ़ती हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो तुम्हारे बारे में भी पता है। रिलेशनशिप और कोरिलेशन, कोरिलेशन मतलब नाम में ही कोरिलेशन मतलब दो चीजों के बीच रिलेशन देख। अब तुम बोलोगे दीदी एक्सपेरिमेंट से different कैसे, उसमें भी तो हम कॉज एंड इफेक्ट देख रहे थे रिलेशनशिप। वही वहां पे हम रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट समझा रहे थे, लेकिन कोरिलेशन में हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं समझाते हैं। ये हमारा यहाँ पे काम नहीं। साइकोलॉजिकल रिसर्च में हमें कभी कभी दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप देखना होता है। ज्यादा पढ़ाई करने से जितना टाइम हम पढ़ाई पे दे रहे हैं उससे हमारा एकेडमिक अचीवमेंट कैसा है तो इसमें कंडीशन है जो तुम्हें समझना बहुत सिंपल है, तुम्हें बहुत मजा आएगा उसको कि ऐसा समझो। फिर एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट ग्रुप वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। बस दो वेरिएबल, ये समझ, बस दो वेरिएबल, दो चीजें हैं जिसकी रिलेशन देखना है। तुम और तुम्हारा दोस्त क्या रिलेशन है? दोस्ती। तुम और तुम्हारी क्रश, तुम्हारा क्रश क्या रिलेशन है वो तुम्हें समझ। जैसे तुम रियल लाइफ में ये रिलेशन समझने की कोशिश करते हो वैसे ही साइकोलॉजी साइकोलॉजी में एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के बीच क्या रिश्ता कहलाता है ये यहाँ पे अपन लोग समझेंगे। तो पॉजिटिव कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है या जीरो कहलाता है। मैं तो ओवरऑल ब्रीफ देती हूँ, फिर हम इसको एक बार लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। एक रिलेशनशिप है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम होगा। ये होता है पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मूड और खाना, रियल लाइफ में मूड और खाना, अच्छा खाना अच्छा मूड, खराब खाना खराब मूड। समझ में आया? पॉजिटिव का रिलेशन होता है तुम्हारा नेगेटिव, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक वेरिएबल अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा वेरिएबल नीचे जाएगा, और अगर तीसरा वेरिएबल ऊपर जाएगा तो पहला वेरिएबल नीचे जाएगा। वर्स। अब तुम बोलोगे दीदी वर्स मतलब क्या? तो कॉपीराइट इशू में नहीं लगा वाला, और बट मैं इसको ना अपने तरीके से थोड़ा सा वो कर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मार्क्स, हमारे स्कूल के मार्क्स, देखो बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल लगेगा तुम्हें। हमारे स्कूल मार्क्स और तुम्हारे पेरेंट्स की डांट। तुम्हारे मार्क्स अगर अच्छे आएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स की डांट नीचे जाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स में नहीं डांटेंगे। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स की डांट बढ़ेगी, ना मार भी खा सकते हो उनसे। वर्ड्स एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, दूसरे के बढ़ने से एक पहला कम हो जाता है। ऐसा समझ में आया? इन नेगेटिव रिलेशन। और तीसरा होता है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन मतलब दोनों में कोई बराबरी है ही नहीं, दोनों में कोई समानता, दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं। जैसे हाइट और इंटेलिजेंस, नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है। जीरो कोरिलेशन मतलब कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रिश्ता ही नहीं, जीरो कोरिलेशन, जीरो रिलेशनशिप, कोई रिश्ता नहीं।
सिंपल, यही है कोरिलेशन, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ऑनेस्टली तो मैंने 5 मिनट में कोरिलेशन, यही है। अब इसको वर्ड टू वर्ड एक बार पढ़ ले, ट्राई कर, समझ में आया? तरीके का कोरिलेशन है, यही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और भी कुछ है जो हमें समझ, फटाफट समझ। जैसे अगर तुम्हें ये समझना है कि तुम देर पढ़ाई पे टाइम स्पेंड करते हो और उसका रिलेशन तुम्हारे एकेडमिक अचीवमेंट से कैसे, अब खुद सोचो, कोई ज्यादा देर पढ़ रहा है तो उसका एकेडमिक अचीवमेंट क्या होगा? अच्छा ही होगा। हम हाइपोथेटिकली सोचते हैं, ज्यादा देर पढ़ रहा है, उसका परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छा होगा, बट जरूरी तो नहीं है ना। कुछ मेरे जैसे भी हो सकते हैं लोग, या कुछ तुम्हारे जैसे भी हो सकते हैं, लास्ट मिनट पढ़ते हैं, 2 घंटे पहले पढ़ते हैं और फिर भी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। अब दीदी वही उसी कैटेगरी, बैक बेंचर कैटेगरी। मतलब मैं बैक बेंचर भी नहीं, मैं मिडल बेंचर में। तो मिडल बेंचर में वो ना ही टॉपर है ना बैक बेंच, वो बीच, वो ना दोनों से का, दोनों के बीच में वो रहता है। टॉपर जैसा उसका दिमाग नहीं चलता, उसका दिमाग बैक बेंचर जैसा चलता है, लेकिन जब वो पढ़ने बैठता तो वो टॉपर जैसा पढ़ता है ना। मैं मिडल बेंचर, मिडल बेंचर मैं, मेरा लाइक मैं पढ़ती लास्ट मोमेंट, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ देन आई स्टडी लाइक अ टॉप, बिल्कुल शुरू से लेके अंत। है तो मैं मिडिल बेंच, मिडिल बेंचर भी एक है। तो यही होता है। तो जनरली हम क्या समझते हैं, जो ज्यादा पढ़ाई करेगा, जो ज्यादा पढ़ने पे समय देगा, उसका एकेडमिक अचीवमेंट ज्यादा होगा, सिंपल बात है। कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, तो ये लाइक कुछ एक्सेप्शंस हमारी तरह भी होते हैं, कुछ बैक बेंचर या मिडिल बेंचर जैसे कम देर पढ़ के भी ज्यादा अच्छे नंबर लाते, बट सब तो नहीं लाते, सब ज्यादा लोग इस कैटेगरी में है ना, ज्यादा पढ़ के ज्यादा अच्छे नंबर। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर तुम अब सोचो, अगर इस मैं एक्सपेरिमेंट में करूँ तो मेहनत लगेगी, कंट्रोल ग्रुप में बनाओ, एक्सपेरिमेंट बनाओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल, इतना झमेला है ना। कल है कोरिलेशन, ये चीज एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी मिल जाती, लेकिन इसमें हम लोग को बहुत चीजें मैनिपुलेट करो, ये करो वो करो करना। यहाँ पे हमें को मैनिपुलेट, जैसे यहाँ पे हमें कोई भी कुछ कोरिलेशन रिसर्च को मैनिपुलेट करने की, अगर यही चीज मैं एक्सपेरिमेंट में करती तो मुझे क्या करना पड़ता, स्टडी टाइम मैनिपुलेट करना पड़ता, मैं ज्यादा समय दूंगी किसी में कम समय है ना पढ़ने के लिए, तो वहां पे ये मैनिपुलेशन हो जाता और फिर मैं देखती पढ़ाई पे क्या परफॉर्मेंस। एक्सपेरिमेंट में मुझे क्या करना पड़ता, कोरिलेशन में ऐसा मुझे कोरिलेशन, 6 घंटे पढ़ा उसका मीन निकाल लो, मार्क्स आए उसका मीन निकाल, दोनों के बीच में कोरिलेशन, सिंपल, पर कुछ करना बस। बट तुम्हें उतना भी नहीं, जब बड़े क्लासेस में जब उस सब में वो जाओगे ना, ग्रेजुएशन या मास्टर्स में अगर तुम ये सब लोगे तो कैलकुलेट भी करना होगा, अभी तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट नहीं था। रादर तुम क्या कर सकते हो, इतना तामझाम ना करके, एक्सपेरिमेंट का तामझाम ना करके तुम रिलेशन कर सकते हो दोनों वेरिएबल में, क्या उन दोनों के बीच में रिश्ता है या नहीं, ये देखने के लिए इनके बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हो। तो जो स्ट्रेंथ है और डायरेक्शन है, दिशा है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ताकत है ना, मतलब पावर है उनकी, ना जोर है वो, और कौन सी दिशा है उनके रिश्ते, अच्छी दिशा है मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव दिशा है, कोई दिशा ही नहीं है, दिशाहीन है, तो वो समझने के लिए इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना जोर है, कितना रिश्ता उनका मजबूत है, और कौन सी दिशा है, ये समझने को हम बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दोनों चीज, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन वेरिएबल। तो अब इनकी वैल्यू की, जब कोरिलेशन वैल्यू आती है ना, वो +1 से लेके -1 तक आती है, +1 टू -1। तो +1 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखो तुम्हें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन मतलब
दिशा पॉजिटिव है या नेगेटिव? स्ट्रेंथ मतलब कितनी ज्यादा है, हाई वैल्यू। तो अगर मैं तुम्हें बोल प्लस 2.85 में, अब तुम्हें समझने की, जब भी कोई नंबर 1 के पास बहुत ज्यादा होता है, तो प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव। डायरेक्शन समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव में अगर जीरो है तो जीरो कोऑर्डिनेट, कोई इसमें प्लस माइनस कुछ। डायरेक्शन तीन। अब स्ट्रेंथ समझो। अगर स्ट्रेंथ का मतलब अगर कोई भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू जीरो 1 के पास आती है, 1 के पास आती है, 0.85, 0.90, 0.96, 0.70, जितना वो 1 के पास, उतना ही उसका रिलेशन अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन। मैं जो कहती हूँ, जितना तुम्हारा कोरिलेशन वैल्यू 1 के पास होगा, उतनी ही तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे रिश्ते, उस दोनों वेरिएबल के रिश्ते में बहुत जोर होगा, वो बिल्कुल अलग नहीं हो पाएंगे। क्या फेविक्विक जोर जितना उनका वो हो। लेकिन क्या इसमें प्लस माइनस वैल्यू फर्क पड़ता है? हाँ जी। इस चीज का ये समझो, वन चाहे कोई भी, मतलब बेसिक है, जितना वैल्यू कोरिलेशन वैल्यू 1 की तरफ आएगा, 1 से ज्यादा क्लोज रहेगा, उतना ही वो अच्छा रिश्ता कहलाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव को साइड में कंसिडर नहीं करेंगे। दो चीजें समझने की, एक है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब 1 के पास जितना वो आ सकता है, अगर वो जितना 1 से दूर, उतना ही रिलेशन खराब, लेकिन जितना ही 1 के पास, जितना 1 के क्लोज, उतना ही रिलेशन अच्छा। ये हुआ स्ट्रेंथ। डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव? अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। कोरिलेशन जो टाइप्स हैं वो तीन तरीके के, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? जहाँ पे अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। अच्छा खाना अच्छा मूड, अच्छे खाने से मूड भी अच्छा होगा। लेकिन अगर वेरिएबल एक्स डिक्रीज करता है, अगर खाना अच्छा, अगर बुरा खाना है, खाना आज अच्छा नहीं बना, आज मम्मी ने टिंडे की सब्जी बनाई, तो हमारा मूड भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज तक जिंदगी में टिंडा नहीं, आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील ब्लेस्ड, सो दैट्स व्हाई आल्सो मे बी मम्मी को मैंने कभी टिंडा जिंदगी में, तो आई फील ब्लेस्ड। सपोज इट इज फाउंड दैट मोर टाइम द स्टूडेंट स्पेंड ऑन स्टडिंग, जितना देर बच्चे पढ़ेंगे उतना ज्यादा उनका मार्क्स आएगा, या कम पढ़ेंगे कम मार्क्स आएगा। अब इस टाइप का जो रिलेशन है, वो क्या तुम्हें शो कर रहा है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्गर होगा। हाँ, का एसोसिएशन है, जिनका रिश्ता है वो स्ट्रॉन्गर होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्गर होगा जितना ये 1 के पास आएगा, है ना? अगर इनका कोरिलेशन प्लस 0.85 है, प्लस मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0.85 है, 0.85 प्लस 0.85 मतलब प्लस 0.8, तो 1 की कितनी करीब है? 0.85, है ना? तो अगर ये इतना करीब है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन, स्टडी टाइम एंड अचीवमेंट। ये समझ में आया? दो चीजें समझ में आई, कोरिलेशन क्या क्या जरूरी है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, मजबूती और दिशा। नेक्स्ट टॉपर वाले दिशा, दिशा का भी समझ सकते हैं, ये दिशा वो दिशा नहीं। नेक्स्ट टॉपर्स वाले अब अटेंडेंस तो पता चले है। तो तुम्हें ये समझ में आया ना, 1 के पास उतना अच्छा रिलेशनशिप, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग होगा।
और पॉजिटिव और नेगेटिव बस इतना बता, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है ना, प्लस माइनस की वैल्यू, बस वो इतना बता रही कि वो पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव। ये जानने के लिए कि स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें इसी से पता चलेगा कि जो भी कोएफिशिएंट वन के कितना क्लोज है, बस पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आया। अब अपन लोग नेगेटिव समझ, नेगेटिव क्या, नेगेटिव का मतलब अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से वेरिएबल में कटौती, कमी आती है, क्या समझाया था, हमारे मार्क्स अच्छे, पेरेंट्स की डांट और मार कम, लेकिन अगर मार्क्स कम, पेरेंट्स की डांट और मार, पढ़ाई कर लो अच्छी, आ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाइपोथेसाइज दैट जैसे जैसे तुम्हारे पढ़ाई के घंटे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारे बाकी एक्टिविटी में टाइम कम हो जाएगा। जैसे अगर पढ़ाई में बहुत टाइम दोगे तो तुम खेलने में टाइम कम दो। अब यहाँ पर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक नेगेटिव कोड, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो से लेके माइनस, यहाँ तक समझ में आया नेगेटिव। अब ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि कभी दो वेरिएबल ना करें ना, तो कोड, तो बहुत जनरली ऐसा बहुत रेयर केस ही होता है कि किसी को कोरिलेशन, लेकिन मतलब कभी कभी जीरो कोरिलेशन तुम ऐसा भी समझ सकते हो, 0.02, 2.0, मतलब जीरो बहुत ज्यादा क्लोज होता है ना, तो जीरो कोरिलेशन कोई इन दोनों वेरिएबल की कोई रिश्ता ही नहीं, इसमें क्या हो सकता है, मैंने बोला हाइट और इंटेलिजेंस, ज्यादा जिसकी इंटेलिजेंस होगी उसकी हाइट भी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ है। तो ये कोरिलेशन समझ में आया, कोरिलेशन में तुम्हारा तीसरा मेथड कोरिलेशन। ठीक है, अब जो अपन लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सर्वे रिसर्च। सर्वे तुम लोगों ने सुना है, सर्वे तुम लोग का होता होगा, है ना, तुम लोग कहीं जाते होगे, जैसे कहीं मॉल जाते हो, कोई देता होगा ना कि मैम ये फॉर्म भर दी, क्वेश्चनर है, सर्वे है ना, कौन सा मेकअप का आपको अगर बहुत अच्छा लगता है, या कौन सा परफ्यूम आपका बहुत अच्छा आपको लगता है, या सर्वे में तुम कभी कहीं से पॉलिटिकल, जैसे जब भी इलेक्शन सर्वे होता है ना, कौन सी पार्टी में कितना पोल, कितना उसकी सीट आएगी, पोल वगैरह अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कौन सी पार्टी ने कितने इसकी एक्सपेक्टेड है, तो किस बेसिस पे सर्वे, लोगों से पूछ पूछ हम एक रिजल्ट जनरेट क्वेश्चनर के फॉर्म, तो आज हम सर्वे पे, तो न्यूज़पेपर में तुमने पढ़ा होगा या पॉलिटिकल टेलीविजन पे आता होगा, है ना, न्यूज, तो मैं न्यूज बात करूँ कि इलेक्शन सर्वे होता है, कौन सी पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, ये सब से पता चलता है, इलेक्शन सर्वे होता है, तो वो पता चलता है कि कौन से पीपल ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किया है, को वोट दिया है, कौन से कैंडिडेट को वोट दिया है, के बेसिस पे एग्जिट पोल निकलता है, वो ऑलमोस्ट सही होता है ना। तो सर्वे रिसर्च क्या है, सर्वे रिसर्च हम यूज, हाँ या किसी का भी ओपिनियन, एटीट्यूड और सोशल फैक्ट समझ, सर्वे मेथड का ये ऑब्जेक्टिव, ओपिनियन किसी का मतलब क्या राय है वो समझना जानना, इसके लिए हम सर्वे यूज करते हैं। सर्वे का पॉपुलेशन पता है कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उस पे ना तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना तुम लाइक कोरिलेशन कर सकते हो, बट कोरिलेशन से ज्यादा बेहतर है सर्वे। तुम यहाँ पे सर्वे में तुम, अच्छा देखो कोरिलेशन भी नहीं करोगे, पता है क्यों, यहाँ पे किसी रिलेशन नहीं तुम्हें नहीं, मैं सर्वे में लोगों के एटीट्यूड जानने हैं, ओपिनियन जाननी है, राय जाननी है, क्या करोगे, बहुत लोगों से बहुत बड़ा एक लाइक वैसा मेथड भी तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा टूल वैसा होना चाहिए। टूल आजकल क्या हो सकता है, जेंजीज है हम लोग, फोन लाइक फोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारे क्या गूगल फॉर्म पे हम बहुत सारे डेटा को भरवा सकते हैं, हो गया सर्वे रिसर्च का एक टूल, जैसे गूगल फॉर्म क्वेश्चन के फॉर्म में हम ये भरवा सकते हैं। नाउ देयर मेन कंसर्न was to find out the reality और बेसिक, ये समझने की
एक्चुअली जो हो रहा है वो सच है या नहीं, वो ये समझने के लिए हम सर्वे करते हैं। So they were used to find out facts such as literate rate at a particular, जैसे ये सब चीज़ों में सर्वे यूज, कितना हम पढ़ा रहे हैं, है ना? किस स्टेट, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, या क्या नाम है, किसी का इनकम लेवल कितना है, ये सब अगर हमें किसी बारे में समझना है तो हम, अब जैसे मुझे सर्वे किसी का करना है, कोई नया शैम्पू आया मार्केट में, कंज्यूमर से समझ, आप लोग का क्या प्रेफरेंस है, आप लोगों की क्या राय है, कैसा है ये शैम्पू, मैं सर्वे कर सकती हूँ जानने के लिए शैम्पू पसंद आया कि नहीं, है ना? अब मान लो, जैसे मैंने तुम्हें पीनट बटर का एग्जांपल, ठीक है, कितने लोगों ने यहाँ पे पीनट बटर खाते हो तुम, बहुत लोग खाते होंगे ना? और अगर प्रशांत सर की स्टूडेंट, तो प्रशांत सर भी ऑलरेडी, उन्होंने, अगर तुम्हें पता है तो उन्होंने वाली का एक पीनट लॉन्च किया है इसी साल जनवरी में ना। अब मान लो मुझे ये जानना है कि कौन सा पीनट बटर इज द बेस्ट, मुझे ये जानना है, मेरा सिंपल सा टॉपिक है, मुझे ये जानना है, मुझे लोगों की ओपिनियन, कौन सा पीनट बटर इज द बेस्ट। अब तुम्हें क्या लगता है इसमें मैं क्या करूँ, भी मार्केट में पीनट बटर है, उन सब का मैं नाम लिख दूंगी, मैं पूछूं कौन सा पीनट बटर में पाम ऑयल होता है, किसमें पाम ऑयल नहीं होता है, किसमें प्रेजर्वेटिव का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, की बेसिस पे मैं हर इंसान से जो जो पीनट बटर खाते हैं उनसे मैं फॉर्म भरवाऊंगी, अंत में जाके जिस ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो वो मेरा कंक्लूजन हुआ, है ना? अब मैं ये नहीं बोलूंगी कौन सा पीनट बटर बहुत अच्छा होगा, बट हाइपोथेटिक मान लो स्वादली का पीनट बटर विंस, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, हाँ स्वादली की सारी क्वालिटीज हैं जो हमें पीनट एक्चुअली देखनी है, एक्चुअली, है ना? यही बात होती है, सर्विस से हम यही जान सकते हैं लोगों की राय, लोगों के लोगों का एटीट्यूड तरफ कैसा है, तो ये हमें जानने में एट अ लार्जर स्केल, बहुत बड़े लेवल पे ये सर्वे ही काम में आता है, और सर्वे के काफी टूल्स होते हैं जो अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब फैमिली प्लानिंग के तरफ लोगों की क्या एटीट्यूड है, क्या राय है ना, एटीट्यूड टुवर्ड गिविंग पावर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूट को पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए, और बहुत चीजों में सर्वे अपन हम लोग, बहुत चीज, ठीक है? लेकिन अब हमारे पास कुछ सोफिस्टिकेटेड सो कॉल्ड, हमारे पास कुछ टूल्स हैं सर्वे को मतलब अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? सर्वे रिसर्च में काफी तरीके के टेक्निक्स, कलेक्शन इंफॉर्मेशन है, डेटा कलेक्ट करने, जैसे पर्सनल इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, टेलीफोनिक सर्वे हो गया, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अब ये सबको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सर्वे मेथड का एग्जाम्पल समझ लें। दिसंबर 2004 में एक सर्वे हुआ था, सर्वे किया था आउटलुक साप्ताहिक मैगजीन, ठीक है, उन्होंने ये सर्वे कंडक्ट करवाया था, कब, दिसंबर 2004, ये जानने के लिए भारत के लोगों को क्या खुश करता है, ज्यादा क्या खुश करता है, लोग किससे ज्यादा खुश, भारत के लोग, भारतीय किस चीज ज्यादा खुश है, ये सर्वे कहाँ कहाँ हुआ था, 8 बड़े बड़े शहरों में हुआ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, रांची, यहाँ पे हुआ, 8 सिटी, कितने लोगों ने पार्ट लिया, 870, मैंने बोला लार्ज स्केल पे होता है 870, एज ग्रुप क्या रहा, 25 टू 50, इतने लोगों ने, मतलब इस एज ग्रुप के लोगों ने इस स्टडी में पार्ट लिया। क्वेश्चनर क्या था, क्वेश्चनर हुआ था इस सर्वे में जिसमें तरह तरह के क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन ये था, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश, क्या आप खुश, और रिस्पोंडेंट को हर क्वेश्चन पे क्या करना था, 5 पॉइंट्स के, मतलब 5 टू 1, 1 मतलब 5 टू 1 पे रेट करना था, तो क्या वो कितने, अपना को कितना खुश समझते हैं, 5 मतलब बहुत खुश है, 4 मतलब हाँ मोर और लेस ठीक है, 3 मतलब बहुत ना ज्यादा खुश है ना कम खुश, मतलब थोड़े सैड है, और 1 मतलब बिल्कुल मतलब परेशान, वैसे, ठीक है? तो 47% लोगों ने कहा कि वो लोग बहुत खुश हैं, 28% लोगों ने कहा कि वो मोर और लेस खुश, 11 ने कहा कि वो ना ज्यादा खुश है ना ज्यादा कम खुश है, 7 ने कहा कि वो लोग 7 लोग जो थे लास्ट कैटेगरी, क्या पता चला,
8 बड़े शहरों में लोग काफ़ी मेजॉरिटी क्योंकि 47 है ना, मेजॉरिटी ज़्यादा खुश है। अब क्यों खुश नहीं है? जितने लोगों ने बोला कि क्यों नहीं है या जो लोग खुश उसके फैक्टर्स पूछे, क्या आपको खुशी देता है? ठीक है, द सेकंड क्वेश्चन वाज़ कैन यू बाय हैप्पीनेस विथ मनी? अल्टरनेट यस, नो, डोंट नो। 80% लोगों ने कहा कि मनी पैसे से हम खुशी मेरा भी मानना यही है। पैसा अगर आपके पास है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास आप खुशी ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप पैसे से दूसरा क्वेश्चन ये था ये जानने के लिए कि आपको ज़्यादा खुशी क्या देती है? 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि शांति, पीस ऑफ माइंड। 52% लोगों ने कहा और 50% लोगों ने कहा हेल्थ। अगर अच्छी हेल्थ होगी, अच्छा पीस ऑफ माइंड होगा तो हमें यही ज़्यादा खुशी के बाद अगर वर्क अच्छा रहा, फैमिली, ये सब आज ऐसे-ऐसे रिस्पॉन्स और क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू व्हेन दे फी जब भी वो होते तो वो क्या करते हैं? बहुत लोगों ने कहा कि हम गाना सुनते हैं, हम दोस्तों के साथ काम रहते हैं, हम मूवी के लिए ये सर्वे हुआ देखा इतने बड़े लोगों से तुम इन्फॉर्मेशन निकलवाई ना, हम इसको बाद में जनरलाइज भी करते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया सर्वे क्या होता है? अब सर्वे की कुछ मेथड्स के अलावा पर्सनल इंटरव्यू नाम सजेस्ट पर्सनल इंटरव्यू मैं तुमसे डायरेक्टली तुम्हारी मैं राय जानती हूँ पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यू मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट frequently method for obtaining from people डायरेक्ट वन ऑन वन ना मैंने इन्फॉर्मेशन दिलवा ली इंटरव्यू के मेथड इंटरव्यू स्किल्स भी होती हैं उसके दिलवाने के लिए लेकिन मैंने तुमसे डायरेक्ट तुमसे कहा था कि कोई इन्फॉर्मेशन कोई थर्ड पर्सन कोई मिर्च मसाला कुछ इंटरव्यू कहाँ यूज होता है बहुत कंडीशन तरह के बहुत तरीके के चीज कौन यूज करता है जब भी तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के साथ इंटरव्यू होता है ना क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ तब जब तुम जॉब इंटरव्यू सुना है? जब भी जॉब के लिए जाते हो तो इंटरव्यू वहां पे होता है स्कूल में जब तुम्हारा एडमिशन हुआ होगा तब इंटरव्यू हुआ होगा तुमसे है ना तो हर तरीके से इंटरव्यू हो हर तरीके से टेलीविजन पे तो देखा है लोगों को जब डिबेट होता है तो वहां पे भी उन लोगों का इंटरव्यू होता है आप ऐसा कैसे सोच सकते हो आप ऐसा ही क्यों सोचते हो आपकी इस बारे में क्या राय है होता है ना टेलीविजन पे भी हम देखते हैं कि मीडिया जज जर्नलिस्ट लोगों को इंटरव्यू करता है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता क्या है क्या होता है इंटरव्यू में दो या दो से ज्यादा लोग आमने सामने बैठ के एक कॉमन टॉपिक पे बात करते हैं कॉमन इशू पे बात करते हैं दो या दो से ज्यादा जहाँ पे एक पर्सन होता है हम बोलते हैं इंटरव्यूअर सवाल पूछता है ना और दूसरा होता है इंटरव्यू या रिस्पोंडेंट जो जवाब देता है ना वो सवाल का जवाब देता है सिंपल अब इंटरव्यू क्या लगता है ये ऐसे ही होता है या इसका कोई मकसद होता है इसका इंटरव्यू इज द पर्पसफुल एक्टिविटी सर्वे के दौरान करते हैं जिससे हम लोगों के बारे में लोगों को काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एटीट्यूड राय ओपिनियन है ना हर चीज निकलवा सकते हैं डिटेल में ये है इसका रीजन क्या होता है रीजन यही और क्या ये फेस टू फेस नहीं आजकल कंडक्ट ऑनलाइन भी हो जाता है पहले फोन पे भी कर सकते थे टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है लेकिन आजकल अब हम वीडियो कॉल इंटरव्यू भी तो हो सकता है वीडियो कॉल भी तो करते हैं अब क्या लगता है टाइप्स भी होते हैं दो तरीके की होता है स्टैंडर्डाइज एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज अनस्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड अब तुम बोलोगे दीदी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है देखो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जहाँ पे ऑलरेडी पढ़ने क्वेश्चन गाइड कर लिए उसको पता है मुझे ये सवाल ही पूछना अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जहाँ पे बस पता है कि मुझे टॉपिक पे सवाल पूछना है लेकिन उसके पास सवाल रेडी नहीं डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड में उसके पास एक प्लान है पहले ये क्वेश्चन आएगा फिर ये क्वेश्चन आएगा फिर ये क्वेश्चन आएगा फिर ये क्वेश्चन आएगा फिर ये पॉडकास्ट होता है पॉडकास्ट वगैरह भी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पे काम करता है उनके पास ऑलरेडी पता होता है अच्छा ऐसे ऐसे सवाल मुझे
लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऐसा होता है जहाँ पे हमारे पास कोई टॉपिक नहीं हो, मतलब हमारे पास कुछ सवाल पहले से डिसाइडेड नहीं। एज ए इंटरव्यूअर मैं बता रही हूँ, हमारे पास कोई सवाल रेडी नहीं, हमारे पास टॉपिक पता है कि इस टॉपिक से इस तरीके से हमें ये इंफॉर्मेशन इंसान से निकलवानी है, कि अगर हमारे पास प्री सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे तो हम बस उसी लाइन में चलेंगे, मे बी हमें वो इंफॉर्मेशन ना मिल पाए। अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बलबूते पे उसी समय ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बना के पूछ है। चलिए मैं बता दूं, ये क्लास थोड़ी 10-15 मिनट और थोड़ी लंबी, क्योंकि मुझे अपना सर्वे आज खत्म, सर्वे यहाँ तक है। हाँ बस टेलीफोनिक तक है ये पेज, और फिर टेलीफोनिक तक करके हम खत्म कर देंगे। मैं बता देती हूँ, तो भागने की बहुत जल्दी होती है, तो इसके बेसिस पे डिस्टिंक्शन, किस तरीके की प्रिपरेशन हमें इंटरव्यू के पहले करनी हो। जैसे वी हैव टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी बने रहे, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बिफोर हैंड हमारे पास रेडी हो। तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल। तो हमारे पास जो इंटरव्यू शेड्यूल हमारा बना होता है, तो हमें इंटरव्यू क्वेश्चन हमें कितने होते हैं, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास रेडी होने तो हम पूछ, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू शेड्यूल। और ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इंटरव्यू शेड्यूल काम आता है, यूज होता है, the one where the question in the schedule are written clearly in a clear sequence. Interview has little or no liberty to make the wording of the question of order in which they have to be asked. अगर पहला क्वेश्चन ये है तो पहला यही पूछ, ये नहीं कि पहले मैंने 6 या फिर मैं 1 पे आऊँ। वो जैसे है वो वैसे ही मुझे फिक्स्ड है, कोई भी ऊपर नीचे कभी फर्क नहीं आना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड है कि इंटरव्यू हम हर किसी, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज हम हर किसी से ऐसा नहीं, वो हम लोगों की सिचुएशन के डिमांड से, क्या रिस्पॉन्सेज भी जो आते हैं वो भी स्पेसिफिक ऐसे आते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड इसलिए यहाँ पे जो कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक, हाँ ना, अच्छा हाँ ऐसे ही हुआ था, बस बहुत डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में डिटेल जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो डिसीजन ले सके कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है, उसकी वर्डिंग कैसी होगी, उसका सीक्वेंस कैसा होगा। अनस्ट्रक्चर्ड में इंटरव्यू के पास पूरी होती हो, क्योंकि रिस्पॉन्सेज स्पेसिफाइड नहीं है इसमें, वजह से रिस्पोंडेंट जो इंटरव्यू किया जा रहा है वो एकदम बड़े बड़े रिस्पॉन्सेज देता है, वो बहुत डिटेल में देता है, और हम फिर सारांश उस रिस्पॉन्स का निकालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिसर्चर ये जानना चाहता है हैप्पीनेस लेवल के बारे में जानना है, तो वो क्या पूछेगा, हाउ हैप्पी आर यू, तो आप हाउ हैप्पी आर यू, respondent may reply to this question the way he or she chose to answer। तो अपने हिसाब से बोल सकता है हाउ हैप्पी आर यू, आप कितने, कैसे, हाउ हैप्पी आर कितने हुआ, है ना। तो मैं बोल सकती हूँ मैं बहुत खुश, मैं इस वजह से खुश, मैं डिटेल में बता सकती हूँ, बट ऐसा ये नहीं है, नहीं बस आप मुझे इंटेंसिटी बता दो कितने खुश हो आप ऑन द रेटिंग ऑफ 1 to 5, बस मैं उतना ही बताऊँ। स्ट्रक्चर्ड में होता है जितना पूछा उतना ही जवाब देने का, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में होता है कि तुम्हें कुछ बोला, तुम उसके ऊपर एक लंबा सा भी, मतलब जितना तुम्हारे मन में उससे तुम बाहर निकाल सकते हैं। अब इंटरव्यू में भी काफी तरीके की कॉम्बिनेशन होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मैं तुमसे वन ऑन वन बात कर टू इंडिविजुअल, एक होता है इंडिविजुअल टू ग्रुप, है ना, जैसे कि फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे मैं इंटरव्यूअर हूँ और मेरे साथ 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं उन सबके साथ एक ग्रुप डिस्कशन करूँ, मैं उनसे सवाल पूछूँ और हर बच्चा उठ उठ के जवाब देगा। इंटरव्यू टू इंटरव्यू टू इंटरव्यूअर, वन इंटरव्यूअर इंटरव्यू द ग्रुप ऑफ पर्सन, तो ये एफजी फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ, ग्रुप इंडिविजुअल, जैसे जॉब इंटरव्यू या तुम्हारा स्कूल का इंटरव्यू, 2-3 लोग बैठते हैं और फिर वो एक सवाल करते हैं, है ना। तो एक ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर एक इंसान को इंटरव्यू करता है, ग्रुप टू ग्रुप नॉर्मल,
तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को इंटरव्यू करता है। ये टाइप्स होते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है हर कोई कर सकता है? जैसे ऑब्जर्वेशन हर कोई नहीं कर सकता, वैसे ही इंटरव्यू भी हर कोई नहीं कर सकता। रिव्यू एंड ऑब्जर्वेशन कला है, कला सीखनी पड़ती है, जिसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग लगता है। इंटरव्यूअर को पता होना चाहिए उसको कब कौन सा सवाल किस तरीके से पूछना है, वो अपना जवाब कैसे सामने वाले से निकलवाना है, तरी कला होनी। हाउ टू मेक रिस्पोंडेंट एट ईज एंड गेट द ऑप्टिमल आंसर। तो रिस्पोंडेंट से बस इससे ही नहीं ध्यान देना कि बस मुझे उससे आंसर निकलवा, उससे मुझे बस अपने मतलब की चीजें निकलवानी है, नहीं। तो ये भी है कि इंडिविजुअल के ऊपर जो जवाब दे रहा है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो, ज्यादा परेशान ना हो, ना, ये भी उसको देखना पड़ता है। तो ही और शी रिमेन सेंसिटिव टू द वे अ पर्सन एंड इफ नीडेड प्रोब्स फॉर मोर। प्रोब्स मतलब और उसको बोलता है कि हाँ और बताओ ऐसा प्रोब्स करना, प्रोबिंग करना। अगर रिस्पोंडेंट, अगर जो इंटरव्यू है वो तो ऐसा ऐसे ही मतलब थोड़ा अच्छे से आंसर नहीं देता है, वेग देता है, डिटेल में नहीं देता है, तो इंटरव्यूअर उसको कोशिश करता है कि उसको थोड़ा सा अच्छे से इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन है। इंटरव्यू मेथड जो होता है काफी फ्लेक्सिबल है, काफी हेल्प करता है इन डेप्थ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, फ्लेक्सिबल है और इंडिविजुअल से अडेप्टेबल भी है। तो और तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई और मेथड इस्तेमाल नहीं करता है। क्या इंटरव्यू तुम सबसे यूज कर सकते हो, सबके साथ? हाँ, स्टूडेंट के साथ भी कर सकते हो, और जो पढ़ने लिखने में तकलीफ है, जो नहीं पढ़ लिख सकते, नॉन लिटरेट इंसान के साथ भी यूज कर सकते हो। इंटरव्यूअर को पता होता है कि क्या रिस्पोंडेंट को जो इंटरव्यू कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बाद वो उस क्वेश्चन को फिर से कर सकता है, थोड़ा आसान भाषा में समझा सकता है। लेकिन ये हुए एडवांटेज। लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? टाइम टेकिंग बहुत है ना? और एक इंसान से इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत घंटे लग सकते हैं, तो ये लेबर इंटेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इसका इंटरव्यू समझ में आया? अब आ जाता है क्वेश्चनर सर्वे। क्वेश्चनर सर्वे क्या हुआ? क्वेश्चनर तुम बनाओगे, है ना, एक फॉर्म बनाओगे, उसमें नाम, पता, नाम, एज, जेंडर, मतलब मेल हो क्या हो और जेंडर हो जो भी है वहां पे लिख, डेट लिखते हो, है ना, बेसिक लिखते हो, फिर उसमें सारे सवाल होते हैं और उस सवाल को तुम्हें बस करना होता है। फिर भी दो तरीके, एक होता है जहाँ पे बस तुम्हें दो सेंटेंस, जैसे सवाल दिया यस नो या 5 रेटिंग स्केल पे होता है, जैसे अभी मैंने ऊपर दिखाया था ना, ये वाला 5 रेटिंग, 5 पॉइंट रेटिंग, ऐसा भी एक क्वेश्चनर हो सकता है। एक क्वेश्चनर ऐसा हो सकता है, हमारा स्कूल का एग्जाम होता है ना, क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हें लंबा आंसर लिखना होता है, उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे ही लिखे होते हैं, हाउ हैप्पी आर यू, कितना ब्रॉड टॉपिक है, लिखने की तुम्हें आजादी होती है। क्लोज एंडेड में बस जो रिस्पॉन्सेज है तुम्हें उससे ही मार्क करना हो, तो वो होता है क्लोज एंडेड। ये तुम्हें दो तरीके का क्वेश्चनर मिलता है, क्वेश्चनर के पैटर्न होते हैं। क्वेश्चनर जो है बहुत कॉमनली लो कॉस्ट, वर्सेटाइल सेल्फ रिपोर्ट मेथड है कलेक्शन डेट कलेक्ट करने का, बहुत सिंपल। और आज के डेट में क्वेश्चनरी सब इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें फिजिकली कराने की जरूरत नहीं है, हम लोग को गूगल फॉर्म भेज देते हैं, वो भी चलता है ना। तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चन पहले से नहीं हो, हमारे पास क्वेश्चन है। हमें पता है कि हम कैसे सामने वाले से इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। क्वेश्चनर में क्या होता है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों ही क्वेश्चन। रिस्पोंडेंट जो भी मार्क कर रहा है, जो भी आंसर दे रहा है, उसको सवाल पढ़ना होता है और अपना आंसर मार्क करना होता है पे, rather than verbally जवाब देने के बजाय मार्क करना होता है। और कहीं ना कहीं ये हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तरह ही काम भी करता है। ठीक है? अब क्वेश्चनर क्या है, क्वेश्चनर को क्या तुम इंडिविजुअली कर सकते हो या ग्रुप में ही कर सकते हो, दोनों पे कर सकते हो। क्वेश्चनर एक ग्रुप
को दिया जाता है एक ही टाइम पर जो उसी समय अपना रिस्पॉन्स देके आपको वापस भी वो कर सकता है या मेल पे भी कर सकता है जैसे गूगल फॉर्म का आजकल ज़माना तो गूगल फॉर्म पे भी कर सकते हो। एक बार कितनी बार एक ही लिंक सारे लोगों को भेज सकते हैं, है ना? ये है लिबर्टी क्वेश्चनेयर। जैसे मैंने तुम्हें बताया 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज़। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है क्या हो गया? नॉट हैपन कोई बात नहीं। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया जहाँ पे रिस्पोंडेंट इज फ्री टू राइट व्हाटएवर आंसर ही और शी कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट। जो उसको अच्छा लगे, जो उसके मन में है, वो उसको लिख सकता है डिटेल में। क्लोज एंडेड क्या होता है जहां पर क्वेश्चनर और उसके रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी और रिस्पोंडेंट को उसमें से चूज है जी। फॉर एग्जांपल क्लोज एंडेड का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ट्रू फॉल्स, यस नो, है ना? मल्टीपल चॉइस में होती है, रेटिंग स्केल में होती है। अगर रेटिंग स्केल है तो 5 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ऐसा कुछ। पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 9 पॉइंट, 11 पॉइंट, 13, ये बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स में होते हैं। जनरली हम 5 और 7 ही हम ठीक है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनको रैंक करना पड़ जाता है ना? अपने प्रेफरेंस को रैंक करना पड़ जाता है एक ऑर्डर में। तो अब क्वेश्चनर तुम्हें क्या लगता है? क्वेश्चनर से हम क्या क्यू कलेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चनर से तुम का बैकग्राउंड और डेमोग्राफिक डिटेल निकलवा सकते हो, या एप्टीट्यूड निकलवा सकते हो, निकलवा सकते हो, है ना? किसी चीज के बारे में नॉलेज निकलवा सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, एस्पिरेशन, सब इसके फायदे हैं। कभी कभी ये जो क्वेश्चनर है का जो है तुम आज के टाइम पे जेनजीज हो तो गूगल लिंक भी भेज सकते हो, गूगल फॉर्म भी भेज सकते हो, है ना? अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? तुमने उनको भेजा, जरूरी तो वो नहीं किया, और भी कर सकता है, या वो इतना थक गए थे कि अब उनसे हो नहीं पा रहा था तो अपने मन से कुछ भी कर दिया। जरूरी नहीं है ऑथेंटिक डेटा ही मिलेगा। कुछ ड्रॉबैक्स है कि पुअर रिस्पॉन्स तुम्हें इसका डिसएडवांटेज है। लास्ट सर्वे है तुम्हारा टेलीफोनिक सर्वे। जैसा नाम ही बता रहे, तुमने किसी को फोन किया टेलीफोन पे ही, तो आपको ना मैंने एक सर्वे भेजा है, एक है ना आपसे सर्वे लेना है। सवाल कुछ इस तरीके के। तो पहला सवाल ऐसा है, आप कितना ज्यादा खुश रहते हो? मतलब बहुत खुश रहते हो या कभी कभी खुश रहते हो? इस तरीके का कुछ सर्वे होता है, टेलीफोनिक सर्वे। फोन पे आपको क्या नाम है सर्वे करना होता है। आप सवाल बोलोगे, रिस्पोंडेंट वहां से सामने से आपको जवाब देगा फोन ही पे, और आपको लिखना होता है। अब जरूरी तो नहीं है कि वो क्या नाम है वो रिस्पोंडेंट ही जवाब दे रहा है, हो सकता है उसका भाई बहन दे रहा है, पेरेंट्स दे रहे हैं, क्या पता, आपने तो कभी बात नहीं करी है, तो ये होता है। तो ऑथेंटिक पे बात आ जाती है, लाइबिलिटी पे बात आ जाती है। सर्वे आर ऑल्सो कंसिडर्ड, और आज के टाइम पे तो वीडियो कॉल कर लिया ना, या फोन पे ऐसे नॉर्मल फोन कॉल पे कर लिया, कुछ भी कर सकते हो। नाउअडेज हम लोग एसएमएस भी सिर्फ कर सकते हैं, थोड़ा टाइम पुराना हो गया, लेकिन पहले एसएमएस करते थे, अब एसएमएस या व्हाट्सएप हो गया, मेल हो गया, है ना? वीडियो कॉल हो गया, कुछ भी कर सकते हो। नाउ द टेलीफोनिक सर्विस से क्या होता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन जो लाइक ट्रांसपोर्टेशन टाइम होता है ना, कॉस्ट होता है, वो कम हो जाता है, हमारा समय इसमें कम लगता है। लेकिन क्या फ्रॉड के चीज का चांसेस कम होते हैं? नहीं, फ्रॉड की चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि हमें रिस्पोंडेंट को नहीं पता, रिस्पोंडेंट इंटरव्यूअर को नहीं जानता, तो इसी बहुत फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड भी होता है इसमें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो इंटरव्यूअर के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, ना कोई जवाब नहीं देना चाहता है, पर ऊपर से कुछ कुछ बना बना के रिस्पॉन्स दे देते, सही ना भी हो। वैलिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स का बहुत ज्यादा चोचला होता है, ठीक है? कि रिस्पॉन्डिंग जो है वो भी चेंज हो, है ना? मतलब जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके की ना हो ना हो। तो बहुत तरीके की बायस्ड रिजल्ट इसमें आने के चांसेस। तो हमने मेथड पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, तो मैं पता ना ऑब्जर्वेशन भी method होता है सर्वे में। तो ये मेथड भी हम इस्तेमाल करते हैं सर्वे कंडक्ट करने।
ये बस इतना सा ही लिखा, तो ऑब्जर्वेशन हमने पहले पढ़ा था वही चीज आएगी, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा। लेकिन इतना है कि ऑब्जर्वेशन को भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आया? हर एक मेथड की अपने फायदे और अपने नुकसान। तो एज अ रिसर्चर हमें बहुत सोच समझ के किसी मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हाँ, हर मेथड के अगर प्रोस कौन से, लेकिन हर के अलग अपने को भी कौन सी चीज में कैसे समझना है ये तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तुम्हें कलेक्ट करना है और तुम्हें कलेक्ट करना है तो सर्वे ही करना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर तुम्हें रिलेशनशिप देखना है, बस रिलेशन देखना है, तुम कोरिलेशन कर सकते। अगर तुम्हें निश्चित इसके के बीच में एक रिलेशनशिप बैठाना है, की वजह से यही होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बैठाना है, तो वो एक्सपेरिमेंट मेथड तुम वहां पे करोगे। अगर किसी चीज में नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना, तो वहां पे तुम क्या करोगे? और जो जैसे चल रहा है बस मैं उसको वैसे ही ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं उसमें कोई एफर्ट नहीं है, ऑब्जर्वेशन यूज करोगे। समझ में आ रही है बात? हर के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, और उसके फायदे और नुकसान तुम्हें पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं सर्वे की, तो सर्वे के कुछ एडवांटेज है। सबसे पहला, तुम एक ही बार में बहुत सारे लोगों से क्विकली इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। क्योंकि ये बहुत क्विक होता है, तो पब्लिक ओपिनियन, नए नए टॉपिक पे पब्लिक ओपिनियन जाएंगे, जितना जल्दी हो सके जाएगा। ये हुआ तुम्हारा दो एडवांटेज। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये हुआ एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला, लोग तुम्हें इनएक्यूरेट रिस्पॉन्स, गलत रिस्पॉन्स भी देंगे। तो इतना ज्यादा, मतलब एक तो पहली बात, मेमोरी लैप्स, मेमोरी बहुत, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो बस अपने मन से अनमने ढंग से mark कर देंगे। जरूरी नहीं है कि सही रिस्पॉन्स तुम्हें, है ना? और या तो वो ये भी चाहते हैं कि वो रिसर्चर को ना बताएं कि सेंसिटिव इशू अगर पूछ, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो उस पर अपनी रिस्पॉन्सेज दिखाएं, वो लोग जज फील करें। फिर वो सोशली डिजायरेबल आंसर, मतलब जो एक्सेप्टेबल आंसर है, अपना ऑनेस्ट रिस्पॉन्स नहीं, जो बस सही लगे, थोड़ा सा देखने से, दूर से देखने से वैसे रिस्पॉन्स वो दे सकते हैं, है ना? और यही उनको लगता है कि अगर हम रिस्पॉन्स देंगे तो रिसर्चर का कुछ गलत मतलब निकाल लेगा। तो और कभी कभी पीपल समटाइम ऑफर दे थिंक दैट रिसर्चर वांट्स टू, कुछ कुछ वो ऐसा ही देते हैं जैसा वो रिसर्चर देखते हैं, रिसर्चर को ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए, तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं। तो सबके अपने अपने फायदे और नुकसान, तो और डिटेल में जब कभी पढ़ोगे ना बड़े क्लासेस में, सबके अपने अपने टर्म्स हो, सोशल डिजायरेबल, एक्विजिशन रिस्पॉन्स, है ना? ये सब अभी मत पढ़ो, अभी ये सब तुम्हें जानने की जरूरत, अभी के लिए आई नो आज मैंने तुम्हारी क्लास थोड़ी लंबी, बट आज मैं तुम्हारी दो मेथड करवा दिए ना, कोरिलेशन एंड सर्वे, ना? समझ में आया? क्या हो गया? अब आई होप तुम्हें दोनों मेथड समझ में आया होगा। अब बस दो मेथड और बच गया है इसमें, केस स्टडी और एक है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बिट लंबा टॉपिक, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम कल की क्लास में करेंगे। और फिर बच जाएगा तुम्हारा केस स्टडी, है ना? तो केस स्टडी और एनालिसिस ऑफ डेटा हम साथ में लेंगे, और ये लिमिटेशन एंड एथिकल इशू साथ में लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते ना तुम्हारा 4 क्लास और लगेगा इस चैप्टर पे। वी आर डन विद, देन व्हेन वी आर डन विद दिस, मैं तुम्हें प्रैक्टिस जो है तुम्हारी वो एक बार दिखा दूंगी, एक बार ग्लॉसरी और एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चन, तब हम वीडियो पर डिस्कस। तो विद दिस वी आर डन फॉर टुडे। हमारी आज की क्लास की, आप लोगों का इस क्लास में आने का बहुत 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 शुक्रिया। इस क्लास को सुनने का बहुत शुक्रिया। मैंने अभी तक पढ़ाया है, ये मैंने तुम्हें कौन से पेज में, मैंने 14 पेज तक पढ़ा, अब 7 पेज और बचा है। 14 पेज तक पढ़ा दिया है, 14 पेज तक जितना मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना कि क्या क्या पढ़ा है। देन वी विल कंटिन्यू विद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। कल हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसका हम टॉपिक नहीं। ठीक है जी, तो इसके साथ
आज की क्लास की समाप्ति एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई होप आप लोग अपना बहुत बहुत सारा ध्यान रखोगे, ठीक है? ज़्यादा टेंशन, कोई तकलीफ होगी तो मैं हूँ कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे मेल कर सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है? टेक केयर, फॉलो विथ न्यू एनर्जी, न्यू पार्ट एंड सेम चैप्टर बट पार्ट एंड न्यू, ठीक है? टाटा, टेक केयर एंड या टेक केयर, बाय बाय।